श्री महेंद्र भट्ट 15 मिनट। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया है। महोदय, बैंक के बारे में जब चर्चा होती है तो आज मैं कह सकता हूं विश्व के अंदर अगर अर्थव्यवस्थाओं को ठीक दिशा की ओर बढ़ाने का काम किसी सेक्टर ने किया तो बैंकिंग सेक्टर ने किया है। और मैं भारत की दृष्टि से अगर बात करूं तो 16 मार्च 1949 को बैंकिंग कंपनी अधिनियम के नाम से इसको लागू किया गया था। 1 मार्च 1966 को इसका नाम बैंकिंग अधिनियम बना। अनेकों बार संशोधन हुए और संशोधनों का प्रमुख उद्देश्य होता है समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें क्या जोड़ना चाहिए, किससे हम ग्राहकों को अच्छी सुविधा दे सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस भाव के साथ ये संशोधन बार बार किए गए। सन 1965 में अधिनियम में धारा 56 को जोड़ा गया तथा देश के सभी सहकारी बैंकों को इस अधिनियम में के साथ लागू किया गया। महत्वपूर्ण विषय कि सहकारी बैंकों का आज बहुत बड़ा महत्व हो गया है। देश के अंदर उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा किए गए कार्य ये जनता के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। 1983 में फिर संशोधन कर भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। रिजर्व बैंक के अंदर जो शक्तियां जिस रूप में दी जानी चाहिए थी, मुझे लगता है कि तत्कालीन सदन को लगा होगा कि कुछ और अधिकार, कुछ और शक्तियां इसको दी जाए, उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया। 1993 में बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बल दिया गया। निश्चित रूप से बैंक की अपनी कुछ मान्यताएं होती है, बैंक के अंदर काम करने की गतिविधियां होती हैं, लेकिन ग्राहक को उसकी सुविधा मिले, पारदर्शिता दिखाई दे, इस भाव के साथ भी संशोधन उस कालखंड में किए गए। 2004 में बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता को संशोधन से का बल दिया गया। स्थिरता बैंक की बनी रहे, इसकी सबकी आवश्यकता है कि अनेकों बैंक खुलते थे, अचानक बंद हो जाते थे। इस प्रकार के माहौल देश के अंदर था और आम पब्लिक को बैंक से विश्वास जिस रूप में स्थापित होना चाहिए तो उसमें कुछ कमी दिखाई दी और विधेयक की उसमें चर्चा की गई। 2017 में अब बैंकों का दिवालिया और दिवालेपन के संबंधित अनेकों घटनाएं हुई और इससे ये लगता था कि आखिर जो जमा करता है उस जमा करते का कैसे विश्वास अर्जित किया जाए। तो उस समय पर 2017 में दिवालिया और दिवालेपन के संबंधित प्रावधानों का इस संशोधन में व्यवस्था की गई। सन 2020 में का संशोधन ये काफी महत्वपूर्ण रहा। इस संशोधन से देश के सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई से जोड़ा गया। पहले सहकारी बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के तहत नहीं चलते थे, यह व्यवस्था की गई। उसी दिन 1482 शहरी और 58 बहु राज्य सहकारी बैंकों को इससे जोड़ा गया। मैं आज के आंकड़े न कहूं, लेकिन अगर मैं 2022 की जो जानकारी मेरे सम्मुख है उसको रखना चाहूंगा। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक, आज तो उनकी शाखाएं बहुत हो गई हैं, उसकी चर्चा पूर्व वक्ताओं ने की है, मैं उस चर्चा की ओर नहीं जाऊंगा। निजी क्षेत्र के बैंकों 22 बैंक, विदेशी बैंक 44, सहकारी बैंक 1485 और ग्रामीण सहकारी बैंक लगभग 96,000 बैंकों को इस समय इसके तहत जोड़ने का काम किया गया। महोदय, आज बैंक की जो व्यवस्थाएं हैं और जो संशोधन की अवस्था आज जो 3 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पारित किया गया, उसकी कुछ वैधानिक आवश्यकताएं थी। उसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, उस पर मैं थोड़ा सा माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को रखूंगा। धारा 18, 25, 27, 56-18 मैं संशोधन की क्या अवस्था पड़ी मैं बताना चाहता हूं। महोदय, बैंकों द्वारा आरबीआई को सर्वाधिक रिपोर्ट की चर्चा बार बार आ गई कि पहले हर शुक्रवार को दिया जाता था, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज बैंक की गतिविधियां जो ऑनलाइन होने के बाद जो सबसे ज्यादा उसकी ठीक प्रकार की रिपोर्टिंग रिजर्व बैंक को जो जानी चाहिए थी, उसके लिए व्यवस्था में चीजें तय की। क्योंकि आज गूगल है, पेटीएम है, भीम ऐप है, ऐसे अनेकों माध्यम है और इन सबका आंकड़ा प्रत्येक शुक्रवार को प्राप्त करना, उसके ठीक प्रकार की व्याख्या और उसकी रिपोर्टिंग आरबीआई को करना संभव नहीं था। तो बैंकिंग गतिविधियों में अनेकों बार मौसमी उतार चढ़ाव भी रहते हैं। इन सब की रिपोर्टिंग की दृष्टि आवश्यक हुआ कि 15 तारीख की रिपोर्ट उसी महीने की 20 तारीख को तथा महीने के आखिरी दिन की रिपोर्ट अगले महीने की 5 तारीख को आरबीआई को दी जाए, जिससे कि प्रमाणिकता के आधार पर आरबीआई को बैंक अपनी रिपोर्टिंग कर सके। महोदय, दूसरा संशोधन 15 एनसी के तहत अधिनियम में किया गया, जिसमें पर्याप्त हितों का व्यापक उल्लेख है। इससे संशोधन किया गया कि पर्याप्त ब्याज को परिभाषित करते हुए जहां पहले उल्लेखित 5 लाख रुपए
अथवा चुकता पूंजी का 10% के स्थान पर अब 2 करोड़ रुपए अथवा चुकता पूंजी का 10% कर दिया गया है। यह आवश्यक हो गया था महोदय, क्योंकि लंबे समय से इसको जो उसका उद्देश्य जो आपसी हितों का टकराव जो हो रहा था उसको रोकने के लिए, बैंकिंग संचालन की अखंडता को व्यवस्थित करने के लिए इस प्रकार की अधिनियम में व्यवस्था की गई। अधिनियम की धारा 20 में उल्लेखित है कि बैंकिंग कंपनियां ऐसी कंपनियों या संस्थाओं को ऋण या अग्रिम देने से रोकती हैं जहां निदेशक के पास पर्याप्त हित हैं। वहीं धारा 10 यह अनिवार्य करता है कि बोर्ड के कम से कम 51% सदस्य कर्मचारी, प्रबंधक या प्रबंध एजेंट के रूप में बैंक के साथ पर्याप्त हित या संबंधों में उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसका प्रावधान इसके तहत किया गया। पर्याप्त ब्याज दर की चर्चा मैंने की है। चुकता पूंजी का अब उसको बढ़ाकर 1968 में यह राशि जहां 1968 में जहां 5 लाख रही थी, अब इसको 2 करोड़ करने का प्रावधान इसमें किया गया। महोदय, तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन, यह संशोधन सहकारी बैंकों के लिए बहुत अपेक्षित हो गया था। खासतौर पर सहकारी बैंकों की दृष्टि से इस संशोधन को लाने की आवश्यकता महसूस हुई। बैंकिंग अधिनियम की धारा 10A और ब्रैकेट में 2A-1 में अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर शेष का कार्यकाल 8 साल रहता था। अध्यक्ष और पूर्णकालिक तो 10 साल तक रह सकते हैं, लेकिन उनमें शेष का कार्यकाल 8 साल तक था। अब उसे बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। इसका कारण क्या है महोदय? सहकारी समिति अधिनियम में बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों तथा सहकारी समितियों में पदाधिकारी कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष होता है और इसके व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही थी। इस अधिनियम के तहत सेवा करने वाले निदेशकों को इस अधिनियम का पालन करने के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए बीच में ही अपने पद को छोड़ना पड़ता था। महोदय, चौथा संशोधन भी सहकारिता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 16 में व्यक्तियों को एक से अधिक बैंकिंग कंपनियों के बोर्ड में नाम कटने से रोकता है। महोदय, इस संशोधन